शिवानी अपने ससुराल के बाहर खड़ी होती है, जहाँ कड़ी धूप में उसकी सास आरती की थाली लेकर आती है। कितनी अच्छी और सुंदर बहू है मेरी, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न संस्कारी। अरे और कब तक यहाँ खड़ा होना होगा, बहुत गर्मी लग रही है। सासू माँ जी जल्दी से आरती उतार लीजिए। चलो बहू अब अंदर आ जाओ। जानकी अपनी बहू को घर के अंदर लेकर आती है, जहाँ घर के अंदर केवल एक ही पंखा होता है। अरे ये क्या, पूरे घर में एक ही पंखा, और सब एक पंखे में कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या इन लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? गर्मी तो बहुत हो रही है बहू, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। जानकी अपनी नई बहू को पंखे के नीचे बिठा देती है, लेकिन पंखे की हवा के बाद भी शिवानी को बहुत गर्मी लग रही होती है। कुछ ही देर में घर में बैठी हुई कुछ औरतें जानकी से कहती हैं, अरे जानकी, आज तो बहू की पहली रसोई की रस्म है। आज तुम अपनी बहू से क्या बनवाने वाली हो? क्या बताओ बहन, जो मेरी बहू अपने प्यारे हाथों से बनाकर प्यार से खिलाना चाहेगी, हम तो वही खा लेंगे। ये बात तो बहुत सही बोली जानकी तूने। बस हर बहू को तुम्हारे जैसी सास मिलनी चाहिए। चंपा के ये कहने पर जानकी बहुत खुश होती है। इसके बाद जानकी थोड़ी देर शिवानी को बिठाने के बाद उसको घर के आंगन में चूल्हे के पास ले आती है। बहू, यही हमारे घर का चूल्हा चौका है, हम यहीं पर खाना बनाते हैं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें बता देना। ठीक है माँ जी। अब शिवानी अच्छे खासे घर से थी, उसने कभी भी गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन अपने ससुराल आते ही पहले दिन ही उसने गरीबों के दर्शन कर लिए थे। कड़ी धूप में उसे चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर खाना बनाना पड़ रहा था। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब ये पानी भी खत्म हो गया। यहाँ पर मेरे पास सब्जी में पानी डालने के लिए भी पानी नहीं है, कहाँ से लाऊं? तभी शिवानी को थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा ड्रम दिखाई देता है, जिसके अंदर पानी भरा होता है। अरे ये रखा है पानी, चलो पानी लेकर आती हूँ। शिवानी उस ड्रम के अंदर से पानी निकालकर एक मटके में भर लेती है और उसे उठाकर चूल्हे के पास लेकर आती है। हे भगवान, मैं तो थक गई। कितनी मेहनत लगती है गर्मी में खाना बनाने में। इस तरह शिवानी की पहली रसोई के समय उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। पसीने में वो तर-तर हो जाती है। एक तो दोपहर का टाइम हो रहा है, ऊपर से मुझे चूल्हे पर रोटियां बनानी पड़ रही हैं। तभी शिवानी की नंद आती है। भाभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आपको पता है वहाँ सब रोटियों का इंतजार कर रही हैं। हाँ नंद जी, बना रही हूँ। शिवानी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और अब वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी होने लगी थी। बस और कब तक मुझे यहाँ रोटियाँ बनानी होंगी? तभी घर के बाहर एक कुरियर वाला आता है। उसे लेने के लिए सास जानकी बाहर निकलकर आती है। अरे अच्छा हुआ आप ले आए। जानकी कुरियर वाले से वो पार्सल ले लेती है और उसको कुछ पैसे दे देती है। माँ जी, ये क्या आया है कुरियर से? बहू, ये मेरे मुंह पर लगाने के लिए क्रीम है। जानकी इतना कहकर क्रीम घर के अंदर ले आती है। कितनी अजीब बात है, मेरी सास को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने मुंह पर क्रीम लगाने के लिए पैसे खर्च कर रही है, लेकिन देखो घर के अंदर एक पंखा तक नहीं लगा सकती। अरे पंखा तो छोड़ो, एक टेबल फैन भी नहीं ला सकती। शिवानी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। जैसे तैसे उसकी गर्मी में पहली रसोई की रस्म हो जाती है। सब लोग उसके खाने की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उस खाने को बनाने में शिवानी की बहुत ज्यादा मेहनत भी लग गई थी। बहू ने पहली रसोई पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। ये लो बहू, अपना शगुन।
इस तरह सब शगुन देकर चले जाते हैं। आखिरी में शिवानी को घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। ये क्या, इस पंखे की तो हवा भी नहीं लग रही है। पंखे के नीचे बैठने के बाद भी कितनी गर्मी हो रही है। फिर शिवानी एक हाथ वाले पंखे से अपने आप को हवा कर रही थी कि तभी वो अपनी सास को अपने मुंह पर क्रीम लगाते हुए देखती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। सबको अपने शौक दिखाई देते हैं, लेकिन घर की जरूरत नहीं। जैसे कि मेरी सास को ही देखो, कैसे मल मल कर अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही है। जैसे ही जानकी किसी काम से अपने कमरे से बाहर आती है, शिवानी उसके कमरे में जाकर उस क्रीम का रेट देखती है। अरे बाप रे, इतनी महंगी क्रीम! इससे अच्छा तो इतने पैसों में एक अच्छा खासा मिनी कूलर आ जाता। लेकिन माँ जी को तो अपनी सुंदरता की ही पड़ी है। शिवानी ऐसा सोचकर अपने कमरे में वापस आ जाती है, जिसके बाद वो रात को गर्मी में जैसे तैसे करके सोती है। तभी रात में अचानक से लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, इतनी मुसीबत कम थी क्या जो अब लाइट भी चली गई? अब तो गर्मी ने हद ही पार कर दी है। रात भर लाइट नहीं आती। शिवानी की हालत देखकर उसका पति मनोज उसको हवा करने लगता है। अरे ये क्या, आप मुझे हवा कर रही हैं? आपको तो सुबह ड्यूटी पर जाना है। अब सो जाइए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं शिवानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस तरह की गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी आज पहली रसोई में तुम थक गई होगी। अपने पति का ये लाड प्यार देखकर शिवानी को बहुत खुशी होती है। रात भर मनोज शिवानी को हवा करता रहता है, जिसके चलते शिवानी आराम से सोती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शिवानी गर्मी में घर के सारे काम कर रही होती है। उसे इस तरह गर्मी में परेशान देखकर उसकी सास जानकी उसके लिए सत्तू का शरबत बनाती है। बेचारी बहू कब से काम में लगी हुई है, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही होगी। इसके लिए सत्तू का शरबत बना देती हूँ। इसके शरीर में थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी और ये इसके शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा। जानकी ऐसा सोचने के बाद सत्तू का शरबत बनाकर अपनी बहू शिवानी को दे देती है। माँ जी, ये क्या है? बहू, तुम्हें नहीं पता? ये सत्तू का शरबत है, इसे पी लो। इसे पीने के बाद तुम्हें बहुत ठंडक लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। जानकी के कहने पर शिवानी उसे पी लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ठंडा ठंडा लगता है और उसके गले की प्यास भी बुझ जाती है। क्यों बहू, कैसा लगा सत्तू का शरबत? माँ जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और सच में मुझे अब गर्मी नहीं लग रही और मेरा गला भी ठीक हो गया। हाँ बहू, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए बनाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। चलो, अब मैं अपनी क्रीम लगाने जा रही हूँ। माँ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बहू, पूछो। आप इतनी महंगी क्रीम अपने चेहरे पर क्यों लगा रही हैं? इससे क्या होता है? क्या आप सुंदरता के लिए लगा रही हैं? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। ये क्रीम एक एलर्जी की क्रीम है। अगर मैं इसे ना लगाऊं तो मेरा चेहरा, मेरा शरीर पूरा खराब होने लगेगा। अच्छा माँ जी, आपको इतनी बड़ी परेशानी है? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं बस इस क्रीम से ही काम चला रही हूँ। ये सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपनी सास के लिए बहुत उल्टा सीधा सोचा था। लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसकी नंद आनंदी वहाँ पर आती है। भाभी, ये लीजिए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। आपको ये बहुत पसंद आएगी। आनंदी की लाई हुई आइसक्रीम खाकर शिवानी बहुत खुश होती है।
इस तरह उसे अपने ससुराल वालों का प्यार दिखता है और ये भी समझ आता है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए बहुत गलत सोच रही थी। मैंने ये पता नहीं सबके बारे में क्या क्या सोच लिया, लेकिन मेरे ससुराल वाले कितनी अच्छी हैं। माना यहाँ गर्मी की समस्या है, लेकिन इन सब के प्यार के साथ इस गर्मी में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह शिवानी को गरीबी में रहने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। वहीं मनोज पैसे जोड़ जोड़ कर घर के अंदर एक नया कूलर ले आता है, जिससे अब शिवानी के साथ साथ घर में सभी को ज्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता और वो सभी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना?
ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए, और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे पोता चाहिए मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियाँ आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दो, मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है, देख, इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ, और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है,
हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। सीता ये सोच ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास दौड़ती हुई आती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। और हॉस्पिटल में सीता के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुझे कितना परेशान किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि पोता और पोती होना तो भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में कहाँ होता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दिए हैं। उसके बाद सीता अपने परिवार और अपनी सास के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।